इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट 2025-26 के बारे में. बट बिफोर वी कैन स्टार्ट द वीडियो, there are few information. If you people want PDF of this particular video or of any other topic, you can contact me at this number on Telegram, or you can even search for GK Notes by Pankaj on Telegram. So this is the thumbnail of the channel. So let's begin with the class. 2025-26 का अगर आप बजट देखते हो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं. 4.4% यहाँ पे बात की गई है फिस्कल डेफिसिट की. सो द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज 4.4% एस्टिमेटेड फिस्कल बजट है. तो देखो फिस्कल डेफिसिट है. फिस्कल डेफिसिट दोस्तों आपको पता है कि जितनी इनकम है उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च करते हो, इसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. तो देखो आपकी इनकम 100 रुपये है और यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आप 104.4 रुपये जो है खर्च करोगे. ठीक है, तो ये जो 4.4 रुपये है ये ऊपर हो गया आपकी इनकम के, इसको हम क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट कहेंगे. तो ये जो बजट पेश किया गया है 2025-26 के लिए, जिसको कि आप शॉर्टकट में फाइनेंशियल ईयर 26 कैसे कह सकते हो, तो हमने यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया है 4.4%. ठीक है, तो इस बजट में ये बोला गया है कि ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अपकमिंग आने वाला है 2025-26 का, उसके एंड तक जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो 4.4% होगा. ठीक है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपये अगर टैक्स के रूप में या अलग अलग सोर्सेस अगर इकट्ठा करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना खर्च करेंगे? 104.4 पे खर्चा करेंगे. ठीक है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो ये जो नंबर है वो कितना है? 4.8% है. ठीक है, तो इस बार के जो हमारा एस्टिमेटेड बजट है उसमें ये आपको 0.4% से एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहाँ से वर्बैटिमली साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो प्रपोज्ड बजट है अभी हमारा 2025-26 का और 2024-25 का जो बजट है, इसके बीच में कंपैरिजन करके बताओ जी फिस्कल डेफिसिट का क्या नंबर्स है. ठीक है, तो पहले ज़्यादा था, अभी कम होगा, ये बात की जा रही है. यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, अगर हम बात करें एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आपको ड्रॉप देखने को मिलता है. कितना? 1.8%. यहाँ से भी डायरेक्टली वर्बैटिमली ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है. ठीक है, सोशल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पैसा आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 1.6% से आपको नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, और ये जो पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी न्यूज़ में जो आपने अभी तक देखा होगा कि इनकम टैक्स जो है अप टू 12 लाख जो है इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है. अब टैक्स फ्री करने से अगर आप देखो तो लगभग गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देखोगे तो उसमें अभी भी डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है वो 33.7% है. तो ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है. डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चलिए अब हम देखते हैं क्लीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस आपको इस बजट में देखने को मिलता है. तो इस बजट में देखते हैं साथियों कि गवर्नमेंट ने कोबाल्ट पाउडर एंड वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज की जो स्क्रैप है, लेड, जिंक और 12 और अदर क्रिटिकल मिनरल जो थे, इसके ऊपर से जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसको ख़त्म कर दिया गया है. ठीक है, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एक यहाँ पे स्कीम शुरू किया गया है, दैट इज़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ दिस नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. तो इसके लिए 400 करोड़ रुपीज़ जो है एलोकेट करे गए हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है क्रिटिकल मिनरल्स पे उसको हम कम कर सकें, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन जो है इसको प्रमोट कर सकें. ठीक है, अब एक चीज़ अपने और याद रखना है, ये जो मिशन है यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बजट में इसका मेंशन था और इस बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपीज़ जो है एलोकेट करे गए हैं. ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कौन सी गलत है, इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, तो आपने पहला पॉइंट याद रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है कि हमने इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है क्रिटिकल मिनरल्स का कम करना है. और अगर इंपोर्ट कम करते हैं तो आपके पास फिर यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना, मतलब कि बूस्ट डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन. ठीक है, तो ये पॉइंट, और धीरे धीरे फिर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे. एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो इस मिशन के तहत जो ओवरसीज़ मिनरल एक्विजिशन है इसकी भी बात की जा रही है कि अगर इंडियन कंपनी कोई बाहर जाके कोई मिनरल एक्विजिशन के ऊपर अगर काम करना चाहे तो इसको भी इस मिशन के तहत कवर किया गया है. और एट द सेम टाइम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट और रेगुलेटरी सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा इस मिशन के तहत. किन किन
मिनरल्स को यहाँ पे कवर किया गया। तो रेयर अर्थ मेटल हो गया, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, इन सभी को कवर किया गया। किसके लिए है? तो प्राइवेट के लिए कि पब्लिक के लिए? तो दोनों के लिए है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से कम मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से ना क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि बजट में हमने देखा वेस्टर्न कोसी कैनल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि बताओ जी इस बजट में वेस्टर्न कोसी कैनल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की बात की गई थी, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड है। नाउ लेट मी नो अबाउट वेस्टर्न कोसी या कोसी रिवर की जब हम बात करते हैं तो ये किस मेजर रिवर का ट्रिब्यूटरी है? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इस लाइन से तो क्वेश्चन आ ही सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मिथिला मखाना जो था, ये भी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था, बताओ जी किस स्टेट से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिथिला मखाना जो है दैट रिसेंटली गॉट जीआई टैग रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो दिस इज़ अगेन बिहार, आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो याद रखना आपने 80% जो है इंडिया का मखाना जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये बिहार में ही प्रोड्यूस होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सके, ठीक है। इस बजट में बात की गई है कि मखाना बोर्ड जो है वो बनाया जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, इस मखाना बोर्ड का क्या काम होगा? तो इसका काम होगा क्वालिटी मेंटेन करना। तो ये जो मखाना है, ठीक है, ये प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग में मदद की जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में मदद की जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी भी तरीके का जो हेल्प की ज़रूरत हो सकती है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मखाना बोर्ड के तहत इनको मदद जो है ये प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन बजट वी हैव सीन न्यू मखाना बोर्ड, ठीक है। तो ये किस स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूट करने की बात किया जा रहा है? तो ये बिहार, ठीक है। स्पेसिफिक बिहार और सराउंडिंग जो रीजन है जहाँ पे मखाना प्रोड्यूस किया जाता है वो यहाँ से मदद ले सकते हैं। फिर अगेन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो अगेन ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है जी। चलिए अब एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसका एम ये है कि 2033 तक 2033 तक कम से कम हम और 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उसको ऑपरेशनलाइज कर सके। ये ऑब्जेक्टिव आपने याद रखना है, ठीक है। बेनिफिट इसका क्या होगा, प्रोस इसके क्या है? तो देखो दीज आर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत ही जल्दी से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। रिमोट एरिया के लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिमोट एरियाज में बहुत लार्ज स्केल पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उसको सेटअप नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी आइडियल रहेगा रिमोट एरियाज़ के लिए। सेफ्टी जो है लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सेफ़ है, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो जैसे बजट डॉक्यूमेंट आप पढ़ोगे ना तो हर जगह आपको कस्टम ड्यूटी देखने को मिलेगा। तो ये कस्टम ड्यूटी क्या है? ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम समझते हैं कि ये कस्टम ड्यूटी क्या है। देखो कस्टम ड्यूटी जो है बेसिकली इट्स अ टैक्स ऑन व्हाट? टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इम्पोर्ट, ये कस्टम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इम्पोर्ट, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चलिए तो इस बजट में साथियों आपने देखा होगा मॉडिफाइड उड़ान स्कीम की बात की गई है। देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना उड़ान स्कीम जो है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो बस इतना याद रखना ये एविएशन सेक्टर से, ठीक है। हवाई जहाज सिस्टम जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बजट में? तो बजट में ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कम से कम 120 और न्यू डेस्टिनेशन जो है, ठीक है, उसको हम कवर कर सके और इसके तहत लगभग 4 करोड़ और पैसेंजर्स को हम अगले एक डेकेड में कवर कर सके इस मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के तहत, ठीक है। उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत भी एक इन्फॉर्मेशन इस बजट में काफ़ी हाईलाइट हो रही है और वो है इंश्योरेंस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पहले प्रोविजन क्या था कि 74% तक का यहाँ पे एफडीआई जो था अलाउड था। अब इसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया। लेकिन किसके लिए? उन्हीं कंपनीज़ के लिए जो इंटायर प्रीमियम को इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इस बजट में दोस्तों आपने देखा होगा एक काउंसिल की बात की जा रही है, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये वर्बैटिमली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्या इसके लिए अलग से फंड एलोकेट किया जाता है इस काउंसिल के लिए? तो अलग से कोई भी फंड इसको अलाउ नहीं किया जाता। एम क्या है? नाम से क्लियर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ठीक है, देश में डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, इसको ही प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्पोजिशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है? सो दिस इज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जितने भी हेड्स हैं, आरबीआई के, सेबी के, पीएफआरडीए के, आईआरडीए के, एफएमसी दैट इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो ये सभी लोग इसके मेंबर होते हैं। एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से कम हमने याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बजट में इसका मेंशन था। उसके बाद में अगर बजट आप रीड करोगे साथियों तो बहुत जगह पे आपको ये वर्ड दिखाई दिया होगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बेसिकली है क्या? तो देखो, ये कोई भी किसी भी तरीके का फंड, ठीक है, प्राइवेटली पूल होना चाहिए, गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर अगर फंड इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, फंड इकट्ठा कर रहा है कहाँ से? तो इंडियन से भी, फॉरेन से भी, कहीं से भी उसको इकट्ठा करके सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? तो ये कोई भी फंड हो सकता है, ये कोई भी फंड हो सकता है जो कि एक प्राइवेट एंटिटी कलेक्ट कर रही है इंडियन से या फिर फॉरेन इंडिविजुअल से, ठीक है, कंपनी से, और सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रही है। इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहेंगे, ठीक है। चलो, अब ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, अब इसको कौन कौन यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो एक कंपनी कर सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने याद रखना है। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको आप याद रख लो, ये वर्बैटिमली पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो ये ना डायरेक्टली सेम टू सेम यही लाइन लिखा जा सकता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इट इज़ जनरली इंस्टीट्यूशंस एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन AIF एज इट नीड ए हाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये फंड उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जब हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं साथियों, तो इसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब यहाँ पे ना बस ये अपनी इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि ये जो कैटेगरी 1, 2, 3 है, इसके तहत कौन कौन से फंड्स को कवर किया जाता है, ठीक है। बस यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, कैटेगरी 1 की जब हम बात करते हैं तो कहाँ पे पैसा खर्च आप इन्वेस्ट करते हो? तो स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज वेंचर्स में, सोशल वेंचर्स में, ठीक है। कैटेगरी 2 की जब हम बात करते हैं तो कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? अगर पैसा स्टेट फंड में लगाया जा रहा है, डेट फंड्स में लगाया जा रहा है, पैसा कलेक्ट करने के बाद ऑफ कोर्स, यस, ठीक है। कैटेगरी 3 की जब हम बात करते हैं तो ये हेज फंड आ सकता है, अनलिस्टेड डेरिवेटिव आ सकता है, पाइप फंड्स आ सकते हैं, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन। तो बस यहाँ पे इसको क्रैम करना है आपने, ठीक है, कि इन कैटेगरीज में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है थ्रू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फिर ये जो लाइनें हैं इसको आपने रट लेनी है, ठीक है। कैसे? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो अब ये क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो फंड्स हैं, दीज आर क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड है, ठीक है, उस टाइम पीरियड से पहले आप इसको खरीद बेच नहीं सकते, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है? ये कम से कम 3 साल का होना चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी 3 है, ठीक है, ये ओपन एंडेड हो सकता है, मतलब किसी भी टाइम पीरियड में, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं, किसी भी टाइम पीरियड में इसको खरीदा बेचा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में दोस्तों हमें मालूम होनी चाहिए। चलिए, अब दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। MSMEs के कॉन्टेक्स्ट में इस बजट में अगर आप देखोगे तो कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले, गिव मी अ मोमेंट, यस। तो देखो, MSME के बारे में सबसे पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि MSME का कंट्रीब्यूशन क्या है। देखो, लगभग 5.7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, माफ़ कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है ये 7.5 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। ये जो नंबर है 5.7 करोड़, ये डील करता है कि
लगभग हमारे पास इतने एमएसएमईज़ हैं, ठीक है, लगभग 5.7 करोड़ हमारे पास एमएसएमईज़ हैं और इन्हीं एमएसएमईज़ में लगभग 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो टोटल का 36% जो आइटम है कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो एमएसएमई सेक्टर में ही किया जा रहा है। और टोटल इंडिया जितना भी मैन्युफैक्चर आउटपुट को एक्सपोर्ट करता है उसका 45% जो है एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ से होता है, एमएसएमई सेक्टर से होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जो मेजर चेंज दोस्तों इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, गिव मी अ मोमेंट, यस, तो इस बजट में जो मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं साथियों एमएसएमई को लेके, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो इस बार चेंज किया गया है, ठीक है। तो दो बेसिस पे आप इनको कंसीडर करते हो, या तो इन्वेस्टमेंट लिमिट हो सकता है या फिर टर्न ओवर हो सकता है। तो माइक्रो के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन कब कहेंगे, अगर इन्होंने कम से कम 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और अगर इनका टर्न ओवर कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का है तो इसको माइक्रो कंसिडर किया जाएगा। स्मॉल के लिए नंबर क्या है, 25 करोड़ से 100 करोड़, मीडियम के लिए क्या है, 125 करोड़ से 500 करोड़ है, ठीक है। तो ये नंबर दोस्तों रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन एक कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो रिवीजन किया गया है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमई, ठीक है, वो किस तरीके का इस बजट में किया गया, ठीक है। एक नया स्कीम दोस्तों लॉन्च किया गया जिसको कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कह रहे हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो मेक इन इंडिया है इसको ही थोड़ा सा और आगे लेके जाए, ठीक है। और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन नाम से क्लियर है कि मतलब मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ भाई। तो इंडिया में अगर कोई चीज़ हम बनाएंगे तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एग्जीक्यूट कैसे करेगी, रोड मैप, गवर्नेंस, तो इन सभी चीज़ों में मदद की जाएगी थ्रू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन कम से कम इस स्लाइड से पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इस बजट में जो पैसा एलोकेट किया गया अलग अलग सेक्टर्स के लिए, टॉप 3 जो एलोकेशन थे वो किन किन एरियाज़ को किए गए। तो देखो इस बजट का सबसे जो लार्ज चंक है वो कहाँ पे जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे, ठीक है। तो ये नंबर कितना है, 12,76,338 करोड़ रुपीज़ है। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन को जा रहा है और तीसरे पे डिफेंस सेक्टर को जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नंबर आपने याद रखना है, यहाँ से भी कुछ इनडायरेक्ट तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मेंस के पेपर में आप इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक नया मिशन, एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है इस बजट में, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन तो नाम से क्लियर है कि भाई हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। कैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, तो हम एक्सपोर्ट क्रेडिट अवेलेबल करवाएंगे इस मिशन के तहत, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर फैक्टोरिंग सपोर्ट जो है ये भी करेंगे, मतलब क्रॉस बॉर्डर अगर किसी एक्सपोर्टर को पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो कौन पैसा इनको प्रोवाइड करेगा उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद में एमएसएमई की मदद किया जाएगा टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स ऑल्सो। तो देखो एक तो होता है टैरिफ, मतलब कि टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। दूसरा ये होता है कि कस्टम ड्यूटी के अलावा जैसे कि क्वालिटी मेजर्स वगैरह लगा दें, ठीक है, टैक्स तो नहीं है ना ये, क्वालिटी मेजर्स अगर ऐसा कुछ लगा दे, एक नंबर फिक्स कर दे कि भाई इतना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, इन सबको नॉन टैरिफ मेजर्स कहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी मदद किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर इस बजट में आपने देखा एक टर्म भारत ट्रेड नेट, ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है साथियों। ये है क्या, तो बेसिकली ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। भारत ट्रेड नेट का यूज़ हम कैसे करेंगे, इस वेबसाइट का, इस एप्लीकेशन का यूज़ हम कैसे करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि बजट में भारत ट्रेड नेट को देखा गया था, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना कैसे, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को ईजी करके और फाइनेंसिंग सोल्यूशंस को प्रोवाइड करके, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है कि फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि इस बजट में एक नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाने की बात की जा रही है, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बिहार में बनाया जाएगा। अब एक और स्कीम आपने बजट में देखा होगा, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली वी हैव सीन फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, ठीक है, सर्टन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। तो ये सर्टन प्रोडक्ट क्या है, तो ये भाई
नोटिफाइड किया जाता है टाइम टू टाइम, मतलब ये चेंज होता रहता है। बेनिफिट कैसे होगा, तो बेनिफिट ये होगा कि इस पर 5% का टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम के बारे में भी आपने याद रखना है। अच्छा, एक ये नया स्कीम आपको देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है, इसका सब्जेक्ट मैटर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए जी इसके बारे में। तो सबसे पहले बेनिफिट 1.7 करोड़ लोगों को मिल सकता है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको यूज़ किया जाएगा। ये 100 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जहाँ पे लो क्रॉप प्रोडक्शन है। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये किन एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कितने एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। 100 जिले हैं। कौन से जिले हैं जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन जो है बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है इतना सूटेबल नहीं है। कैसे मदद करेंगे इन एरियाज़ की, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड किया जाए, पैसा कैसे, क्रेडिट इनको अवेलेबल करवाया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी, फसल जो है उसको बदल बदल के आप वहाँ पे खेती करें। पोस्ट हार्वेस्ट कैसे, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि फसल जब तैयार हो जाएगा काटने के बाद उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, इस कॉन्टेक्स्ट में काम किया जाएगा। तो ये स्कीम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। ठीक है, तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि बजट में इसका जो एलोकेशन है इसको कम कर दिया गया है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फसल बीमा योजना जो है इससे पहले क्या था, तो इससे पहले साथियों होता था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर इसको रिप्लेस किया था मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। अब हमारे पास है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है प्रीमियम कितना होता है, तो प्रीमियम देखिए खरीफ के लिए कितना है 2% है, राबी के लिए कितना है 1.5% है, हॉर्टिकल्चर के लिए कितना है 5%। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीमियम रेट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये जो बैलेंस या रिमेनिंग प्रीमियम जो है वो कौन पे करेगा, तो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके यहाँ पे करेंगे। क्या यहाँ पे कोई अपर लिमिट है कि गवर्नमेंट ने कितना सब्सिडी देना है, तो कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी पैसा रिमेनिंग होगा वो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। कौन कौन से रिस्क को कवर किया जाता है, तो ये सभी रिस्क को कवर किया जाता है, रीड कर लेना दोस्तों आप। और क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कवर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन 14 डेज़ के भीतर भीतर इसको चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक टॉपिक जहाँ से मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है वो है दोस्तों सुरीमी। ठीक है, ये सुरीमी क्या है। ठीक है, तो ये बजट में देखा गया सुरीमी, तो सुरीमी बेसिकली फ्रोजन फिश पेस्ट है। ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली द टर्म सुरीमी हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। सो दिस इज़ बेसिकली फ्रोजन फिश पेस्ट। ठीक है, इस न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है कम कर दिया गया है, पहले 30% था, इसको कम करके 5% कर दिया गया है। ये 5 स्टार टाइप का ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डिफेंस बजट की जब हम बात करते हैं साथियों, ये जो बजट पेश किया गया था तो उसमें डिफेंस का जो एलोकेशन था, अगर उसको ब्रेक डाउन अगर आप करते हो तो आप देखते हैं कि 28.4% जो है वो रेवेन्यू बजट है, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माफ़ कीजिएगा, डिफेंस बजट में जो एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है। ठीक है, वहाँ पे मतलब अगर मान लो कि डिफेंस को 100 रुपये मिल गया, ठीक है, तो ये 100 रुपये कैसे जाएगा, तो रेवेन्यू में 28 रुपये कम से कम जाएगा, और 72 रुपीज़ जो है ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि रेवेन्यू क्या है, शॉर्ट टर्म, मतलब कि जो सैलरीज वगैरह जो देना है, पेंशन वगैरह जो देना है, ठीक है, वहाँ पे कितना जा रहा है 28 रुपये जा रहा है 100 में से, और 71 रुपये कहाँ पे जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो बंदूकें टैंकें वगैरह खरीदनी है। ठीक है, जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करोगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के पेपर में प्रीलिम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसको मेंस में मतलब आप किसी भी तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो कि भाई हमारा जो डिफेंस का बजट है, ठीक है, वो किस तरीके से इंडिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कब लॉन्च किया गया था 2020 में, किसके अगेंस्ट, कोविड-19 का जो टाइम पीरियड था उसके अगेंस्ट। ये है क्या स्कीम, तो देखो जो भी ऑलरेडी जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जिनको बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है, जिनको ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड राशन मिल रहा है, ठीक है, उनको 5 किलोग्राम और फ्री में मिलेगा खाना। ठीक है, और फ्री फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एलिजिबिलिटी कौन है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो जो अंत्योदय अन्न योजना से रिलेटेड जो फैमिलीज है जिनको बेनिफिट मिल रहा है उनको एक्स्ट्रा में मिलेगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, बीपीएल फैमिलीज हो गए, विडो हो गए, पर्सन एज 60 ईयर्स प्लस, प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड हो गए, लैंडलेस एग्रीकल्चरर हो गए, इन सभी को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए, मिशन वत्सल्य। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम मिशन वत्सल्य की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये रिलेटेड है चाइल्ड प्रोटेक्शन से, ये रिलेटेड है चाइल्ड राइट से। ठीक है, मोटो इनका क्या है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। कंपोनेंट क्या है,
तो देखो जितने भी सब्सिडरीज स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं वो अच्छी तरीके से काम करें। जितनी भी सर्विसेज बच्चों के लिए प्रोवाइड की जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से हम इम्प्लीमेंट करवा सकें। इंस्टीट्यूशनल केयर को हम प्रमोट करें, कम्युनिटी बेस्ड केयर को हम प्रमोट करें, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स को हम प्रमोट कर सकें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मिशन वात्सल्य जो है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो सब्जेक्ट मैटर है चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी इस बजट में मेंशन था। कब पहले लॉन्च किया गया था? 2018 में। देखो ये स्कीम नई नहीं है, ठीक है, ये पुराने स्कीम है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2018 में है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये जितनी भी स्कीम है ना, इनमें या तो बजट में पैसा ज़्यादा मिल गया या फिर कम मिला या फिर कईयों को मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये उसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जो स्कीम मेंशन है बजट में बस उनको ही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उन सभी स्कीम्स को कवर किया गया है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जब हम बात करते हैं 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, एम क्या है? तो एम है कि किसी भी इंडिविजुअल को हम सेकेंडरी और टर्शरी केयर सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सके। कितने लाख तक का इनको बेनिफिट मिल सकता है? तो इलाज जो है पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ जो है पर ईयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा? तो डिप्राइव रूरल फैमिलीज़ को, अर्बन वर्कर फैमिलीज़ को इसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे पता चलेगा इन लोगों के बारे में? तो हमें पता चलेगा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस योजना से कम इतनी इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बढ़ते हैं एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। तो देखो मोनेटाइजेशन का मतलब होता है पैसा है, एसेट आपको पता ही है, जो कि वैल्यूएबल है। तो एसेट मोनेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ? तो गवर्नमेंट के एंगल से अगर एसेट मोनेटाइजेशन की बात करें तो ऐसा एसेट जहाँ से अभी पैसा मिल नहीं रहा है, ऐसी आइडल पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसी आइडल पड़ा हुआ है। आपने देखा हो कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऐसी खाली पड़ी हुई हैं, भाई उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, कुछ ना कुछ तो पैसा जनरेट करेंगे ना, कुछ टैक्स भी आपको मिलेगा फिर वहाँ से। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? एसेट मोनेटाइजेशन। मतलब कि जो एसेट गवर्नमेंट के आइडल पड़े हुए हैं उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पैसा जनरेट होगा ना, उसको क्या कहते हैं? एसेट मोनेटाइजेशन। इस स्कीम में एक नया स्कीम लॉन्च किया गया, न्यू नेशनल जियो स्पेशल मिशन। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट वुड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो ये लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। अर्बन प्लानिंग में इसकी मदद की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है उसके डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद में एक स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो अगेन ये जो स्कीम्स है ना, इसका जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, तो देखो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो अब चलो ये तो फुल फॉर्म से ही हमें क्लियर हो गया कि ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड होगा? तो ये स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड है। तो उनका वेलफेयर कैसे होगा? तो भाई इनको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, मतलब छोटे छोटे लोन जो है इनको दे दो। कितना? तो अप टू 10,000 रुपीज़ एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलैटरल फी। कोई किसी भी तरीके कोई भी वहाँ पे गिरवी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होगा 12% से कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन पीएम स्वनिधि स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में हमें मालूम होना चाहिए, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी ना देख लें तो कितने टॉपिक रह गए हैं। इट्स ऑलरेडी 28 मिनट हो चुके हैं। अगर ज़्यादा टॉपिक हुआ तो उसको पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 आई थिंक काफ़ी टॉपिक है, तो 2 पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं साथियों।